हेलो एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लास इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क यूनिट नंबर 8 में दिया हुआ है मानवाधिकार। तो मानवाधिकार का ही एक पार्ट है दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आज मैं इस पे बात करूंगा दोस्तों कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम क्या चीज़ है। तो उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को दोस्तों कि गैर संवैधानिक निकाय के अंतर्गत ये आता है दोस्तों मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। आपको बता दूं कि गैर संवैधानिक का मतलब है दोस्तों विधि और कार्य के माध्यम से जो बनाया जाता है उसे कहा जाता है दोस्तों गैर संवैधानिक निकाय। आप नोट डाउन कर सकते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आता है और दूसरा आता है दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग आता है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आता है जिसको हम कहते हैं CBI, ठीक है, और एक आता है दोस्तों लोकपाल एवं लोकायुक्त आता है। तो ये सभी चीज़ें आती हैं दोस्तों गैर संवैधानिक निकाय के अंतर्गत। तो ये भी दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा गैर संवैधानिक निकाय के तहत आता है, ठीक है। और एक होता है संवैधानिक निकाय। तो संवैधानिक निकाय के अंतर्गत दोस्तों जैसे UPSC आता है, कैग आता है इत्यादि बहुत सारी चीज़ें एक्ट इसमें आ जाती हैं दोस्तों जो संवैधानिक निकाय होता है, ठीक है। तो याद रखना जो विधि के माध्यम से और कार्य के माध्यम से बनाया जाता है उसे गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक स्वायत्तता विधिक संस्था है। देखिए विधि के माध्यम से बनाया गया है और इसकी स्थापना दोस्तों 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी और इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई है, ठीक है दोस्तों। इस आयोग में मानवाधिकार का प्रहरी है और यह संविधान द्वारा अनिश्चित या अविनिश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों के निर्मित व्यक्तिगत या अधिकारों का संरक्षक है और यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी थे और वर्तमान में इस समय 2018 से नियुक्त किए गए हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, पूछा जा सकता है। HL दत्तू जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं पद पर आसीन हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप जिन्होंने अक्टूबर 1991 में यानी 1991 में पेरिस में मानवाधिकार संरक्षण व संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था और 20 दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प यानी 48/134 के रूप में समर्पित किया गया था, ठीक है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 में तो ये एक विधेयक निकाय है और ये 2006 में दोस्तों इसका संशोधन हुआ था। इसका हेड क्वार्टर पूछा जाएगा तो अब बता देना दोस्तों दिल्ली में है और सिविल न्यायालय जैसी सभी अधिकारी और शक्तियाँ जो है इसमें सम्मिलित हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट है ये भी चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 1993 में मानव अधिकारों का जो निर्धारण हुआ था। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में मानव अधिकारों को किस प्रकार निर्धारित किया गया था। तो याद रखना दोस्तों मानव अधिकार अधिनियम 1993 की धारा के 2 के अनुसार, ठीक है दोस्तों, मानव अधिकारों का जो अर्थ है संविधान के अंतर्गत गारंटी अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रांसविदाओं लिखा हुआ है दोस्तों। प्रांसविदाओं का मतलब होता है नियम, ठीक है। अब मैं नियम बोलूँगा ताकि आप लोग समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रांसविदाओं में सम्मिलित तथा भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय जीवन स्वतंत्रता समानता व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का अर्थ है दोस्तों कि 16 दिसंबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत सिविल एवं राजनैतिक अधिकारों संबंधी जो भी अंतर्राष्ट्रीय नियम तथा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी जो भी अंतर्राष्ट्रीय नियम बने थे दोस्तों वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत रखे जाते थे दोस्तों। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक लोगो है, आप लोग इसे देख लीजिए ताकि आप लोग कहीं पर देखें तो इस लोगो को आप समझ जाएं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का लोगो है ये, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों कि आप इतना आप समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं, संरचना क्या चीज़ें हैं इसकी। दोस्तों टोटल इसमें 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य का सिलेक्शन होता है। आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, जैसे प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का उपसभापति होता है, राज्यसभा का सभापति नहीं होता है, उपसभापति होता है, और लोकसभा के मुख्य विपक्षी दल का नेता होता है और राज्यसभा के मुख्य विपक्षी दल का नेता होता है और केंद्रीय गृह मंत्री भी होते हैं। तो लोकसभा के मुख्य विपक्षी और राज्यसभा के मुख्य विपक्षी दल के नेता होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री होता है, राज्यसभा का उपसभापति होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री। टोटल 6 सदस्य होते हैं। इन 6 सदस्यों की सिफारिश से दोस्तों राष्ट्रपति
का चुनाव होता है, और जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों वो होता है राष्ट्रीय, आप ये समझिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो याद रखना। चलिए हम बात कर रहे हैं दोस्तों, अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। अब देखिए इसके अंतर्गत दोस्तों कई सदस्य होते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त का न्यायाधीश होता है। मानवाधिकार संरक्षण को दुरुस्त विधेयक 2019 एक सदस्य होता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है अथवा रह चुका है, या एक सदस्य होता है दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होता है या रह चुका हो। नेक्स्ट अगर बात करूँ थर्ड को दोस्तों, कि मानवाधिकार को जानकर या जानकार हो या मानवाधिकार के बारे में जानता हो, उसके 3 सदस्य होंगे दोस्तों, जिसमें एक महिला और अन्य सदस्य होंगे, और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो ये सभी चीज़ें आप लोग ध्यान देना दोस्तों। देखिए मैं आप लोगों से अभी चर्चा करता हूँ एक्सप्लेन अच्छे से। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष होंगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष होंगे, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष होंगे, दिव्यांग जन संबंधी आयुक्त के यहाँ पर अध्यक्ष होंगे। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, जैसे क्या है यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नेशनल ह्यूमन रिसोर्स कमीशन राइट कमीशन, तो दोस्तों इसको 2 भागों में बांटा गया। एक रहा दोस्तों पूर्वकालिक सदस्य, और दूसरा रहा आपके सामने अन्य पदेन सदस्य। अब दोस्तों ध्यान से सुनो, पूर्वकालिक सदस्य में क्या आते हैं, 5 लोग आते हैं। ठीक है, अब इसमें 5 लोग वो होंगे दोस्तों, एक तो अध्यक्ष वो होता है जो CJI, ठीक है, इसके यानी सिविल जस्टिस ऑफ इंडिया के एक रिटायर अध्यक्ष जो होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे पूर्वकालिक में। फिर उसके बाद दोस्तों SC यानी अनुसूचित जनजाति के होंगे कार्यरत में, यानी सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होंगे वो। फिर उसके बाद हाई कोर्ट के, यानी दोस्तों आप समझ लीजिए कि हाई कोर्ट कार्यरत सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे। फिर अन्य मानव अधिकारों के संबंधित जो जानकारी देंगे वो होंगे, जो जानकार हों, जो रखते हैं जानकारी मानवाधिकार से संबंधित वो। और अन्य पदेन में दोस्तों क्या होंगे, अन्य पदेन में ये होंगे, आप लोग उसे भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अन्य पदेन में दोस्तों एक होंगे अल्पसंख्यक के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद होंगे दोस्तों SC कास्ट, जो SC के अध्यक्ष होंगे, यानी अनुसूचित जनजाति के जो अध्यक्ष होंगे। फिर उसके बाद दोस्तों SC ST हो गया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का हो गया। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होंगे। फिर उसके बाद दोस्तों दिव्यांग जन से संबंधित होंगे। फिर उसके बाद राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष होंगे। फिर पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष जो होंगे वो, ये सभी दोस्तों इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक है, इतना याद रखना दोस्तों। नियुक्ति क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित 7 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। और मैंने 7 का नाम बता दिया दोस्तों, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का मुख्य विपक्षी दल का नेता, राज्यसभा का मुख्य विपक्षी दल का नेता, केंद्रीय गृह मंत्री। फिर इन सिफारिशों से होते हैं दोस्तों राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसके बाद ये अध्यक्ष बन जाते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। ठीक है, समिति के जो अध्यक्ष सदस्य होते हैं दोस्तों यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा को उपसभापति। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। गृह मंत्री, लोकसभा के विपक्षी का नेता और राज्यसभा का विपक्षी का नेता। ठीक है, ये सभी चीज़ें होती हैं इसमें। फिर दोस्तों कार्यकाल आ जाता है। इसके कार्यकाल, अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल जो होगा दोस्तों 3 वर्ष, पहले 5 वर्ष था, अब 3 वर्ष कर दिया गया है। और या तो 70 साल की उम्र हो उससे पहले। पूर्व नियुक्ति के लिए जो पात्र होंगे दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, क्यों बताया गया 3 वर्ष। देखिए अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति CJI, ठीक है, यानी सिविल जस्टिस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, तो ये वहाँ से रिटायर होके आ गए हैं। रिटायर का मतलब ये है दोस्तों, 65 साल की एज होती है रिटायर होने के बाद। तो 65 साल के बाद जब वो रिटायर होके आए तो यहाँ पे इन्होंने सदस्यता बन गई इनकी। और उसके बाद इन्होंने कहा कि 70 साल से पहले, तो इन्होंने 70 साल तक इन्होंने यहाँ पर जॉब किया। और इसके बाद अगर वो सदस्य हैं तो वो किसी अन्य एजेंसी या अन्य जगहों पर ये वर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जॉब नहीं कर सकते। यानी आप ये ध्यान रखना, कार्यकाल के पश्चात आयोग के जो अध्यक्ष या सदस्य होंगे वो केंद्र व राज्य के किसी भी पद पर योग्य नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, जैसे राष्ट्रपति सदस्यों के दुराचार
और यह अध्यक्षता के आधार पर हटाने की जांच जो है सुप्रीम कोर्ट को सौंप देगा। अगर कोई हटा रहे हैं किसी को राष्ट्रपति जी, तो अगर उसकी दुराचार या अक्षमता के आधार पर हटा रहे हैं तो उसको हटाने से पहले सुप्रीम कोर्ट को वो सौंपेंगे पूरी डिटेल, तभी जाके वो हटा सकते हैं। वेतन और भत्ते के केंद्र में सरकार द्वारा जो निर्धारित होती है दोस्तों, वो ना कि राष्ट्रपति द्वारा होती है। ठीक है, तो याद रखना ये वेतन भत्ते के बारे में केंद्र सरकार निर्धारित करती है, ना कि राष्ट्रपति निर्धारित करता है, क्योंकि राष्ट्रपति इसका अध्यक्ष है, तो इसलिए राष्ट्रपति नहीं कर सकता, केंद्र सरकार करेगी। ठीक है ना। चरित्र न्यायिक है ये राष्ट्रीय मानवाधिकार। और मात्र सलाहकारी निकाय होता है दोस्तों। दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं है, ना ही सहायता का अधिकार है। आयुक्त ऐसे किसी मानवाधिकार से संबंधित मामले की जांच भी कर सकता है जिसमें एक भी घटित हुआ या 1 वर्ष ना हो, तो भी अगर किसी चीज़ के या मामले में कोई ऐसी चीज़ें या दुराचार या इस तरह की अक्षमता जैसे कुछ आधार पे कुछ भी चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसको क्या किया जाता है दोस्तों, 1 साल के लिए, 1 वर्ष जरूरी नहीं कि 1 वर्ष हुआ हो तब उसे रखा जाए, उसके बाद हटाया जाए, तो उसे कभी भी इमीडिएटली हटा सकते हैं। ठीक है ना। आई होप दोस्तों कि ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। जैसे यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट दोस्तों क्या होता है, केंद्र सरकार या संबंधित राज्य के सरकारों को भेजता है, ना कि राष्ट्रपति को भेजता है। ये भी चीज़ें याद रखना। वार्षिक रिपोर्ट जो जाएगी दोस्तों केंद्र सरकार को जाएगी, ना कि राष्ट्रपति को जाएगी। ठीक है। इस आयोग के दोस्तों कुछ कार्य हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कार्य आप लिख सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है में आता है पॉइंट में, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, मानवाधिकारों के उल्लंघन का जांच करना ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक नियम है, या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक कार्य है ये। और न्यायालय में लंबित किसी मानव अधिकार से संबंधित मामले पर हस्तक्षेप कर सकता है, और जेलों और तथा बंदी गृहों में जाकर वहाँ पर स्थितियों का अध्ययन करना और सिफारिश करना, ये भी राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का एक वर्क है दोस्तों। और मानवाधिकार को रक्षा हेतु संवैधानिक एवं कानून उपबंधों की जो समीक्षा करना एवं सिफारिश करना, ये भी राष्ट्रीय मानवाधिकार का एक रूल है दोस्तों, एक वर्क है। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार में जो है मानवाधिकारों के क्षेत्रों में इससे में शोध करता है, शोध मतलब अन्वेषण यानी रिसर्च करता है, और इसमें प्रोत्साहित भी करता है। तो ये भी चीज़ें याद रखना। और नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे दोस्तों, जैसे मानव अधिकारों के क्षेत्रों में कार्यरत एवं सरकारी संस्थानों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना, ये भी दोस्तों राष्ट्रीय नेशनल ह्यूमन, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भी ये वर्क आता है कि मानवाधिकारों के क्षेत्रों में कार्यरत एवं सरकारी संस्थानों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, 2006 में संशोधन के पश्चात आयोग को 5 से घटाकर 3 वर्ष संसद सदस्यीय निकाय बना दिया गया है। अभी अभी मैंने ऊपर यहीं पर बताया है। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है यूजीसी नेट के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।